गुड मॉर्निंग गाइस। आप सुन रहे थे मेरे साथ लव यू जिंदगी भाग 43। नैना ने कुर्सी पर रखा अपना दुपट्टा उठाया और गले में डाल लिया। तैयार होकर नैना नीचे चली आई। हॉल में चौधरी साहब और विपिन जी बैठे थे। विपिन जी ने नैना को इस अवतार में देखा तो बस देखते ही रह गए। उनकी आंखें नैना पर जम सी गई और होंठों पर बस ही मुस्कान तैर गई। किचन से आते भोला भैया के हाथ में ट्रे देखकर नैना ने कहा, भोला भैया लाइए मुझे दीजिए, मैं सर्व कर देती हूँ। भोला ने नैना को इस रूप में देखा तो बस देखते ही रह गया। उस लाल रंग के सूट में वो बहुत अच्छी लग रही थी। भोला को अपनी ओर देखते पाकर नैना ने अपनी भवें उचकाई तो भोला ने कहा, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं मैडम। थैंक यू भोला भैया, नैना ने मुस्कुराकर कहा और ट्रे हाथों में उठाए हॉल में चली आई। नैना ने ट्रे टेबल पर रखा और चाय का कप उठाकर चौधरी साहब के सामने रखते हुए कहा, पापा आपकी चाय। थैंक यू बेटा, चौधरी साहब ने कहा। नैना ने दूसरा कप उठाया और अपने पापा की तरफ रखकर कहा, डैड डैड। नैना ने धीरे से कहा तो विपिन जी की तंद्रा टूटी। वे लगातार नैना को देखे ही जा रहे थे। उन्होंने नैना के हाथ से चाय का कप लिया और कहा, गुड मॉर्निंग नैना। गुड मॉर्निंग डैड, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नैना ने विपिन जी को आंखें फाड़ते हुए देखकर पूछा। हाँ, आज काफी अच्छे लग रहे हो बेटा जी, विपिन जी ने कहा। थैंक यू डैड, कहते हुए नैना ने चौधरी साहब की तरफ देखा और कहा, पापा आप भी हमारे साथ चल रहे हैं ना? नहीं बेटा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे किसी जरूरी काम से टाउन से बाहर जाना होगा। हाँ, अभी और बाकी सब जा रहे हैं। चौधरी साहब ने चाय का घूंट भरते हुए कहा, पापा ये कोई बात नहीं होती। लास्ट टाइम आपने प्रॉमिस किया था कि आप साथ में जाएंगे और इस बार आप फिर कैंसिल कर रहे हैं। नैना ने नाराजगी जताते हुए कहा, हाँ मैंने कहा था, लेकिन आज सुबह ही जरूरी कॉल आने से मुझे जाना पड़ेगा। विपिन जी आई एम सो सॉरी, आप लोग बुरा मत मानिएगा, चौधरी साहब ने कहा। अरे नहीं भाई साहब, इसमें माफी की क्या बात है, मैं सकता हूं, विपिन जी ने कहा। देखा नैना, तुम्हारे पापा कितने समझदार हैं, चौधरी साहब ने कहा। लेकिन मैं नहीं हूं, आप अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हैं। बस आप चाहते हैं मैं मम्मी और अभी के साथ बाहर जाऊं और उनकी बातों से बोर हो जाऊं। आप साथ होते तो हम लोग इसे अच्छे टॉपिक पर बात करते ना, लाइक आपके नए बिजनेस के बारे में और मम्मी की साइड के रिश्तेदारों के बारे में भी। आखिरी बात नैना ने दबी आवाज में कही, लेकिन विपिन जी ने सुन लिया था। उसके लिए मैं अलग से वक्त निकालूंगा, अभी के लिए तो तुम्हें इन्हीं के साथ जाना होगा और इस बार तुम बिल्कुल बोर नहीं होने वाली क्योंकि तुम्हारे पापा है ना साथ में, चौधरी साहब ने कप रखते हुए कहा। चलिए ना प्लीज, नैना ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा और चौधरी साहब उसे समझा रहे थे। नैना और उनके बीच की बॉन्डिंग देखकर विपिन जी मन ही मन खुश हुए। वे मुस्कुराते हुए चाय पीने लगी। कुछ देर बाद नैना को आखिरकार चौधरी साहब की बात माननी ही पड़ी। आज मंदिर में चढ़ाने वाला प्रसाद उसे खुद ही बनाना था, इसलिए वह उठकर किचन में चली आई। हाँ भोला भैया बताइए क्या करना है, नैना ने किचन में आकर कहा। नैना मैडम, पहले आपको ये बूंदी बनानी है और फिर उनसे लड्डू बनाने हैं। मैंने सारा सामान रख दिया है, आप शुरू करो, भोला भैया ने कहा। बूंदी, लड्डू, ये तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं बनाए। नैना बजाज, तुमने तो बैठे बिठाए अपने हाथ लगा लिए हैं। क्या जरूरत थी मॉम के सामने ये कहने की कि प्रसाद तुम बना लोगी? प्रसाद का पता नहीं, पर तुम्हारी बूंदी जरूर बिखर जाएगी ये सब करते करते। लेकिन अब जब बोल ही दिया है तो करना ही होगा, वरना तुम्हारी खैर नहीं। और फिर तुम्हारे अपने मॉम डैड भी यहाँ हैं, उनके सामने अपनी इज्जत का फालूदा तो नहीं होना चाहिए। नैना अपने नाखून चबचबाते हुए बड़बड़ाई, नैना मैडम, नैना मैडम। भोला ने नैना को खोए हुए स्वर में देखा तो उसके सामने आकर कहा, हाँ। नैना जैसे नींद से जागी। आप कर लोगी ना ये सब? भोला ने पूछा। उसे नैना को ऐसे चुप देखकर शक हो रहा था कि नैना ने ये सब कभी नहीं किया होगा। अरे बिल्कुल, लड्डू बनाना तो बहुत मामूली सी बात है, यूं चुटकियों में कैसे लड्डू बनते हैं तुम बस देखते जाओ, नैना ने चुटकी बजाकर कॉन्फिडेंस से कहा।
ठीक है, मैं तब तक दूसरे काम देख कर आता हूँ, भोला भैया ने कहा और वहां से चला गया। घर के नौकर भी अपने अपने कामों में लग गए। नैना किचन में थी और उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए था घर का रसोइया। नैना कुछ देर सब सामान को देखती रही। उसने अपने कुर्ते के बाजू को ऊपर चढ़ाया और रसोइये से एक सामान देने को कहा। नैना ने पतीले में बूंदी बनाने के लिए घोल तैयार किया, लेकिन आगे क्या करना है उसे कुछ नहीं पता था। उसने आस भरी नजरों से रसोइये को देखा और कहा, आगे क्या करना होगा? अरे वाह नैना, तुम तो अपनी बात की पक्की निकली। आज का प्रसाद तुम खुद बना रही हो, देखकर ही आंखों को सुकून मिल गया। सौंदर्या जी ने आराधना जी के साथ किचन में आते हुए कहा। इनको भी अभी आना था। नैना ने धीमी आवाज में कहा। सौंदर्या जी अंदर आई और पास खड़े रसोइये से कहा, तुम जाकर भोला की हेल्प करो। ओके मैडम, रसोइये ने कहा और चला गया। नैना, ये मैं क्या देख रही हूँ? तुम किचन में हो और प्रसाद बना रही हो। ये देखने के लिए मेरी आंखें कब से तरस गई थी। आराधना जी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ कि नैना किचन में है, वो भी इन कपड़ों में। ये कुछ ज्यादा ही हो गया ना मॉम। नैना ने अपनी गर्दन खुजाते हुए धीमी आवाज में आराधना जी से कहा तो फिर मुस्कुरा उठी। देखा आराधना जी, ससुराल आते ही नैना सब सीख गई है। आप तो खामखा चिंता कर रही थी। अच्छा, आप अपनी किसी रिलेटिव के बारे में बात कर रही थी, उनको कोई हार्ट डिजीज है, बता रही थी ना आप? सौंदर्या जी ने बातों बातों में दूसरी बात याद करते हुए कहा। हाँ, वो मेरी मौसेरी बहन की लड़की के बारे में। आप हार्ट के डॉक्टर है ना? आराधना जी ने पूछा। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए हम बाहर लॉन में चलकर बात करते हैं, थोड़ी सैर भी हो जाएगी। सौंदर्या जी ने कहा। हाँ चलिए। नैना, अच्छे से बनाना। आराधना जी ने नैना के गाल को छूकर कहा और सौंदर्या जी के साथ वहां से चली गई। बेचारी नैना, एक उम्मीद थी उसे रसोइये से मदद लेने की, लेकिन उसे भी सौंदर्या जी ने अपने साथ लेकर चली गई। नैना अब किचन में अकेली थी और ऊपर से उसे बूंदी के लड्डू बनाने थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ऊपर वाले को याद कर रही थी, क्योंकि बूंदी के लड्डू बनाना उसकी बस की बात तो बिल्कुल नहीं थी। बीकानेर रुचिका बैंक। अपने डेस्क पर बैठी रुचिका पिछले कई घंटों से लगातार काम कर रही थी और इसी वजह से उसकी कमर अकड़ने लगी थी। उसने घड़ी में टाइम देखा, लंच टाइम होने में अभी 15 मिनट बाकी थे। रुचिका ने काम बंद किया और पानी की बोतल भरने के बहाने उठकर बैंक का एक चक्कर लगा आई। पानी के फ्रिज के पास आकर रुचिका अपना बोतल भरने लगी। तभी पास वाले केबिन से आती हंसने की आवाजों ने उस पर ध्यान दिया। रुचिका ने पहली बार उसे इग्नोर कर दिया और दोबारा से अपना ध्यान बोतल पर जमा लिया, लेकिन एक बार फिर हंसी की आवाज उसके कानों में पड़ी और रुचिका जिज्ञासावश फ्रिज के वाले कैबिन की तरफ चली आई। रुचिका ने अधखुले दरवाजे को खोला तो सामने का नजारा देखकर थोड़ा असहज हो गई और साथ ही हैरान भी। रुचिका ने देखा उसकी कलीग मधु बैंक मैनेजर के साथ उस कैबिन में थी और हैरानी की बात यह थी कि मधु उसके बहुत पास बैठी थी और दोनों किसी बात पर हंस रहे थे। रुचिका को वहां देखकर दोनों ही हैरान रह गए। मधु जल्दी से मैनेजर से दूर हटी। वह रुचिका से कुछ कहती से पहले ही रुचिका सॉरी कहकर वहां से चली गई। मधु ने घबराकर मैनेजर को देखा और फिर रुचिका के पीछे आते हुए कहा, रुचिका, रुचिका। मधु की आवाज सुनकर रुचिका ने ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ती रही, लेकिन वहां मौजूद सब उसे देखने लगे तो थोड़ा झेप गई और रुचिका के पास आकर उसे रोककर धीमी आवाज में कहा, रुचिका, रुचिका सुनो, जो तुमने देखा वो मैं किसी को ना बताऊं, यही ना? रुचिका ने सख्त स्वर में कहा। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझो, मधु ने घबराहट भरे स्वर में कहा। थोड़ी देर बाद लंच टाइम होने वाला है, तब बात करते हैं, कहकर रुचिका वहां से अपने डेस्क की तरफ चली गई। मधु के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए। उसके और मैनेजर के बीच पिछले कुछ दिनों से नजदीकियां बढ़ रही थी, लेकिन दोनों ने किसी को अब तक पता नहीं लगने दिया था। आज रुचिका के सामने सब एकदम से आ गया। मधु भी आकर अपनी डेस्क पर बैठ गई। कुछ देर बाद ही मधु की डेस्क पर रखा फोन बजा। उसने रिसीवर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से बैंक मैनेजर की आवाज आई।
बैंक में किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रुचिका ने हमें साथ देखा जरूर है, पर वो कुछ कहेगी, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगी। लेकिन सर, मधु ने रुआसा होकर कहा। लेकिन कुछ नहीं, पहले उस रुचिका का मुंह बंद करो तुम, समझी? कहकर मैनेजर ने गुस्से में फोन काट दिया। मधु ने रिसीवर रखा और अपना सर पकड़ लिया। लंच टाइम में रुचिका कैंटीन की तरफ जाने लगी। मधु ने देखा तो जल्दी से अपना टिफिन लिया और रुचिका के पीछे आते हुए कहा, आज तुम लंच लेकर नहीं आई? कोई बात नहीं, तुम मेरे टिफिन से खा लेना। नो थैंक यू, मैं कैंटीन से ले लूंगी। रुचिका ने एक बार फिर कठोरता से कहा तो मधु का मुंह उतर गया। रुचिका ने अपने लिए कैंटीन से कुछ खाने का सामान लिया और आकर बैठ गई। मधु भी सामने आकर बैठ गई। वहां बैंक और दूसरे ऑफिस के लोग भी बैठकर खाना खा रहे थे। रुचिका ने एक नजर मधु को देखा और चुपचाप अपना खाना खाने लगी। यार रुचिका, तुम मेरी एक बार बात तो सुनो, इतना नाराज क्यों हो रही हो? मैंने क्या गलत किया है? मधु ने पूछा। मैं तुमसे कोई नाराज नहीं हूं मधु, चाहो तो तुम मैनेजर की गोद में बैठो या फिर किसी और की। मुझे तो तुम पर गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उस दिन मोंटी के बारे में तुम क्या कह रही थी कि वो मुझे धोखा देगा। धोखा तो तुम दे रही हो, खुद को, मैनेजर को और बाकी सबको। मैनेजर तुमसे 15 साल बड़ा है और शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। ये सब जानते हुए भी तुम उसके साथ? छी, मुझे तो सोचकर ही शर्म आ रही है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? रुचिका ने गुस्से और नफरत भरे स्वर के साथ कहा। लेकिन मैंने क्या गलत किया रुचिका? इतने बड़े शहर में अकेले रहकर सब मेंटेन करना आसान नहीं है। घर का रेंट, खाना, कपड़े और दूसरी चीजों की जरूरत होती है। उन सब के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं एक लग्जरी लाइफ जी सकूं। ऐसे में अगर मैंने मैनेजर से हंसकर 4 बातें कर ली और बदले में उसने मुझे ये सब दे दिया तो उसमें गलत क्या है? मधु ने भी गुस्से में आकर कहा। रुचिका ने सुना तो हक्की बक्की रह गई। मधु की सोच इतनी एडवांस भी हो सकती है जानकर ही रुचिका को हैरानी हो रही थी। उसने हाथ में पकड़ा सैंडविच का टुकड़ा प्लेट में रखा और कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना मधु? तुम जानती भी हो इन सब की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। तुम्हें उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी तुम्हारे पास चादर हो। ये तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें घर बैठे सब मिल जाता है। तुम्हारे घर में कमाने वाली तुम हो, मोंटी है, और क्या खर्चा है तुम दोनों का? कुछ भी नहीं। मेरे सर पर कितनी जिम्मेदारियां हैं क्या जानती हो तुम? मधु ने कहा। जिम्मेदारियां हैं तो क्या तुम ऐसे निभाओगी? देखो मधु, मुझे तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना, लेकिन तुम जो कर रही हो वो गलत है। मैनेजर अच्छा आदमी नहीं है, वो बस तुम्हारा फायदा उठाने के लिए ये सब कर रहा है। मैं तुम्हें काफी दिनों से जानती हूँ, इसलिए मुझे बस तुम्हारी परवाह हो रही है। रुचिका ने थोड़ा नर्म पड़ते हुए कहा। क्या तुम्हें सच में मेरी परवाह है? मधु ने रुचिका की आंखों में देखते हुए पूछा। हाँ मुझे है, रुचिका ने बेचैनी भरे स्वर में कहा। तो फिर आज तुमने जो देखा उस बारे में ऑफिस में किसी को मत बताना प्लीज रुचिका। अगर ऑफिस में पता चला तो मेरी बदनामी होगी और मेरे साथ साथ सर की भी। मेरी नौकरी चली जाएगी। प्लीज, तुमने अभी कहा कि तुमने मेरी परवाह है, तो प्लीज रुचि मेरे लिए इतनी सी बात मान लो। जो हुआ उसे भूल जाओ। मधु ने रुचिका के हाथ को अपने हाथों में लेकर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। ठीक है, मैं किसी को नहीं कहूंगी, लेकिन आज के बाद तुम उस मैनेजर के आसपास भी नहीं फटकोगी, रुचिका ने कहा। रुचिका की बात सुनकर मधु कुछ देर खामोश रही और फिर कहा, ओके मैं नहीं जाऊंगी। खाना खाओ, रुचिका ने कहा और वापस अपना सैंडविच खाने लगी। मधु ने भी अपना टिफिन खोला और खामोशी से खाना खाने लगी, लेकिन मन ही मन परेशान भी हो गई। रुचिका उसके और मैनेजर के रिश्ते का सच जान चुकी थी और ये मधु के लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी करने वाली बात थी। आशीर्वाद अपार्टमेंट, दिल्ली। सुबह सुबह शीतल अपनी बालकनी में कपड़े सुखाने आई थी। शीतल की बालकनी से लगकर ही मिस्टर आहूजा का घर था। हाँ, वही मिसेज आहूजा जो मिसेज गुप्ता के साथ मिलकर पूरे अपार्टमेंट की जानकारी रखती थी। वैसे तो मिस्टर आहूजा बालकनी में बहुत कम आया करते थे, लेकिन आज भी वे अपनी बालकनी में कपड़े सुखा रहे थे। शीतल ने उन्हें देखा तो मिस्टर शर्मा की कही बात उनके कानों में गूंजी। किसी से माफी मांगने से हम छोटे नहीं हो जाते। शीतल मुस्कुराई और हाथ में पकड़े चद्दर को बाल्टी में डालकर आहूजा की बालकनी की तरफ आते हुए कहा, गुड मॉर्निंग अंकल। अरे गुड मॉर्निंग शीतल बेटा, सुबह सुबह, मिस्टर आहूजा ने कहा।
मैं तो रोज ही आती हूँ कपड़े सुखाने, पर आज आप कितने दिनों बाद यहाँ आए हैं? अरे ये क्या, आप कपड़े सुखा रहे हैं? आंटी कहाँ है? शीतल ने जानबूझकर अंदर झांकते हुए कहा। वो सो रही है, कहते हुए आहूजा जी का मुंह बन गया। हाँ, थक जाती होंगी दूसरों के घर में ताका झाकी करते करते, है ना अंकल? शीतल ने कहा तो आहूजा जी ने खाली बाल्टी उठाते हुए कहा, मुझे जरा काम है, मैं चलता हूं। शीतल मुस्कुराई और वहां से चली गई। इस बार उसने मिसेज आहूजा और गुप्ता को सबक सिखाने की ठान ही ली थी और ये उसका पहला कदम था। तो दोस्तों ये था लव यू जिंदगी भाग 43। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहे लव यू जिंदगी सीजन 2 मेरे साथ। बाय बाय।